शुक्रिया आपका, धन्यवाद। 170 वोट क्यों मिले? थैंक यू जी। हेमंत तिवारी जी, उत्तर प्रदेश में आज एमएलसी के चुनाव संपन्न हो गए, नतीजे आपके सामने हैं। आप थोड़ा सा इसकी व्याख्या करिए, और अशरफ मियाँ की बेचैनी और मनीष शुक्ला की इस खिलखिलाती हंसी, इनको थोड़ा सा इसके बारे में परिभाषित करिए। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब ये बुलडोजर जीत की बीमारी लग जाएगी। लगातार जिस तरीके से जीत रही है परिस्थितियों को पलट करके, उससे तो ही लगता है आज भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, कुछ नया नहीं किया। इस तरह की जीतें सत्तारूढ़ दल की होती रही, आपने बताया, स्थापित सत्य के साथ बताया। भाजपा जीत तो गई, लेकिन यह कहने में मुझे लग रहा कि आज आपने थोड़ी सी कंजूसी की वजह से, अरे साहब, धरती पे कौन नहीं जानता कि ये पैसे का चुनाव है, प्रभाव का चुनाव है, दादागिरी का चुनाव है। आप मेरी बात ना माने तो आप वो जो एक गरीब सुदामा हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होकर बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं, आप पराजय के बाद उनके शब्द सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई साहब, मेरे पास पैसा नहीं था बांटने को, मैं बांट नहीं पाया। चुनाव वो जीत गया जिसके पास 10 अपने कार्यकर्ता ऐसे नहीं थे जो काउंटिंग एजेंट बन सके। उन्होंने तो हमारी पार्टी के पदाधिकारियों को, 2-3-4 पदाधिकारियों को काउंटिंग एजेंट बनाया। वो ये भी कहते हैं कि हमारी पार्टी को सब पता है कि यहाँ क्या हो रहा था। प्रश्न ये नहीं है। मैं एक पंक्ति में खाली ये बताऊं जी कि आप एकदम सफेद चमकदार कलफ लगा हुआ कुर्ता, अब बढ़िया परम सुख की धोती और शानदार चप्पल पहन करके बनारस के गोदौलिया में विजेता की मुद्रा में टहल रहे हों, और बगल से आकर कोई पान की पीक पूरा मुंह भर के आपके कुर्ते पे गिरा दे, चमक ढीली पड़ जाएगी। बनारस की हार समस्त उत्तर प्रदेश की प्रचंड जीत पर प्रश्न उठाती है। ये भी तो हो सकता है ना हेमंत जी की फिक्स मैच रहा हो बनारस का। सवाल यह है कि अगर मैच फिक्स है तो आपने कैंडिडेट क्यों उतारा? कौन से किस चिकित्सक ने कहा था कि आप कैंडिडेट उतारिए? वो कमल के फूल का कैंडिडेट था साहब, वो बनारस का कैंडिडेट था। ये अलग बात है कि बनारस में आप एमएलसी की स्नातक और शिक्षक सीट हार चुके हो। आप जिला पंचायत में पीछे थे, उसके बावजूद अध्यक्ष आपका हुआ। सारी चीजें। अच्छा, ये तो हुई बनारस की बात। एक रहस्य से आज और पर्दा उठाइए जी। ये राजा भैया अनडिफीटेड क्यों है प्रतापगढ़ में? इनको हराया नहीं जा सकता? देखिए, राजा भैया के बारे में हमेशा एक बात कहता हूं, और सबसे पहली बार आपके साथ आज से 8 वर्ष पहले कहा था एक चैनल की डिबेट में कि राजा भैया की उनकी सियासत की एक अलग तासीर है। वो घर से घाट तक ख्याल रखते हैं अपनों का। एक रॉबिन हुड की जो स्टाइल होती है, और ये उनका निजी जाति प्रभाव अपने क्षेत्र में खास तौर से प्रतापगढ़ में बनाती है। एक असर है ही है, लगातार जीत रहे हैं। लगातार तो जीत आप ये भी देखिए, बनारस में चुलबुल सिंह जीते, चुलबुल सिंह के बाद यही अन्नपूर्णा सिंह बीएसपी के टाइम पे जीती, फिर ये जीते उनके पत्नी। आपको विनीत सिंह भी याद होंगे, ब्रजेश सिंह, बाबू सिंह लाए थे उनको, कुशवाहा लाए थे। मैं बता रहा हूं। जी जी, विनीत सिंह आजकल बीजेपी में है जी। विनीत सिंह तो बीजेपी के निर्विरोध जीते हैं भाई, निर्विरोध एमएलसी हुए हैं। दरअसल इसमें एक खेल भी हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग वाली बात। ये जो सहयोगी दल हैं, हमको जो खबर है सहयोगी दल उसको कहा गया था कि इन लोगों ने कहा कि हमको भाई इसमें भी सीट चाहिए, हम आपके एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, निषाद पार्टी को कहा कि आप ऐसा करिए, बनारस की सीट ले लीजिए, लेकिन कैंडिडेट ब्रजेश को बना दीजिए। ठीक ना? वो ऐसे शायद आशीष पटेल के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि आप मिर्जापुर आपका इलाका है, सीट ले लीजिए और विनीत सिंह को कैंडिडेट बना दीजिए। अब एक और प्रश्न है मेरा आपसे, ये तो हुई कि कैसे कौन जीता,
जी। विपक्ष में इतना मायूसी क्यों है कि ये ठीक से चुनाव भी इनके कैंडिडेट्स नहीं लड़े, मन से नहीं लड़े? बिल्कुल सही आपने कहा। दरअसल में आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, डिमोरलाइज्ड हैं, और इनके डिमोरलाइज्ड होने की आशंका के चलते ही शायद अखिलेश यादव ने हिम्मत जुटाई दिल्ली छोड़ करके लखनऊ में रहने का, पार्लियामेंट छोड़ करके असेंबली में रहने का। इसमें कोई शक नहीं। अभी किसी से मेरी बात हुई, हमने कहा भाई अपोजिशन क्या हुआ, उनका शटर डाउन हो गया। और वैसे भी उनकी बारी नहीं थी, उनकी सत्ता नहीं थी, उनकी सरकार नहीं थी। हाँ, चाहते तो, सही प्रश्न आपने किया, कई ऐसी स्थान है जहां बढ़िया चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, हारते भी तो इज्जतदार तरीके से हारते ना, ये तो बेइज्जती वाले तरीके से हारे हैं। तो मैं बेइज्जती कराई, और हम तो कह रहे हैं ना, अखिलेश यादव की, वो बहुत खराब शब्द नहीं कहा मनीष शुक्ला ने, ध्यान दीजिएगा। अखिलेश यादव के सत्ता पाने के बाद 2014 में पहला इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, समाजवादी पार्टी 5 सीट। उसके बाद 2017 का इलेक्शन हुआ, आपने देखा। 2019 का सिलेक्शन हुआ, इतिहास का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन बनाने के बावजूद सपा 5 सीट। और इस बार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, सब कुछ करने के बाद आपने देखा कि सहयोगियों के साथ मिलकर के 125 सीट। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव का कुछ पॉलिटिकल किस्मत भी थोड़ी सी डाउन ही है, और इन परिणामों ने सुनिश्चित रूप से उनके नेतृत्व क्षमता और चुनाव के नियोजन पर जरूर सवाल खड़े किए हैं। उनको सोचना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि कमजोर, लाचार और डरे हुए कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में थे विपक्ष की तरफ से, उनके अंदर डर बैठा हुआ था, इसलिए ठीक से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। देखिए, जब आपका नेता, ये डरे हुए लोग उतरे थे विपक्ष से। योगी आदित्यनाथ, अरे भाई योगी जी आत्मविश्वास से लबरेज हैं, उनके कैंडिडेट्स एकदम एग्रेसिव लड़े। गाजीपुर जैसी सीट जहां 7 की 7 विधानसभा आप हार चुके हो अभी तुरंत 1 महीना पहले, और आपका एमएलसी वहां बम्पर वोट से जीत रहा है। आजमगढ़ की सीट जहां सारी की सारी विधानसभा सीटें आप हार चुके हो अभी महीना भर पहले, जीता तो भाजपा वाला ही। भाई यशवंत सिंह तो भाजपा में ही रहे, अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, उन्होंने लड़ा दिया। तो हालांकि संगठन के भीतर भी कई प्रश्न होंगे जो उनको हल तलाशने होंगे, वाराणसी को लेकर के खास तौर से, और आजमगढ़ को लेकर के, क्योंकि ध्यान रखिएगा वाराणसी और आजमगढ़ ऐसी सीटें हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी तय करते हैं कि उनको कहां का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वो काशी चुनते हैं, और काशी में आने का उनका फर्क ज्यादा न पड़े उसको डिफ्यूज करने के लिए मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ में उतरते हैं। ये दोनों स्थान बड़े महत्वपूर्ण हैं, और दोनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट हारे हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। प्रसन्नता के चिंता तो विपक्ष को भी करनी चाहिए ना, दो गंभीर विषय है कि कायर, डरे हुए, कमजोर, लाचार कैंडिडेट दोगे तो क्या होगा। तो आप बताइए, अखिलेश यादव में कौन सी नई ऊर्जा आप देख रहे हो? मैं कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं हेमंत जी। आते 2-4 बार कहते हैं कि आप मजबूत, कमजोर और डरे हुए प्रत्याशी उतारे थे साहब। नेता को ब्रजेश जी, लीडर को देख करके टीम का उत्साह बढ़ता है। माफ कीजिएगा, मैंने क्या कहा? नहीं, मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? योगी का जो कॉन्फिडेंस लेवल देखता है, नहीं माफी इसलिए मांग रहा हूं जैसे आपकी टीम है, जब लोग देखते हैं ब्रजेश मिश्रा ऐसे फ्रंट पे डटा रहता है, तो एक एक आपके जो सिपाही हैं, एक एक पत्रकार, एक एक रिपोर्टर, एक एक डेस्क और असाइनमेंट का आदमी उसी जील, उसी जज्बे, उसी मेहनत, उसी परिश्रम, उसी लक्ष्य के साथ, उसी टारगेट के साथ काम करता है। तो नेतृत्व और नेता का तो सीधा सीधा अक्स उसके सिपाहियों पर, उसके कार्यकर्ताओं और उसके उम्मीदवारों पर पड़ता है। थैंक यू हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका।